नमस्कार। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे भूगोल के नए अध्याय नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के हमारे इस अध्याय का नाम है अपवाह। सबसे पहले हम अपवाह के अर्थ को जानेंगे। अपवाह का अर्थ होता है किसी निश्चित भूभाग में बहना। और इस पाठ में हम नदियों के बहाव के बारे में जानेंगे। यूं तो पवन भी बहती है, लेकिन इस पाठ के अंदर हम भूभाग के ऊपर बहने वाली हमारी नदी द्रोणियों के बारे में जानेंगे कि जो भारत है उसके अंदर किस प्रकार की नदियां बहती हैं, कहाँ से उनका आगमन होता है और किस क्षेत्र में जाकर के वो समुद्र में, सागर में या खाड़ी में मिल जाती है। यदि हम भारत की भौगोलिक आकृति को देखें, अभी पिछली कक्षाओं में हमने भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जाना था। उसमें हमने भारतीय भूभाग को 6 भागों में बांटा था। उन 6 भूभागों में से एक भूभाग था हमारा हिमालय पर्वत, दूसरा हमारा था प्रायद्वीपीय पठार। उसके अलावा 4 अन्य थे। उसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान था, तटीय मैदान था, द्वीप समूह थे और भारत का थार का मरुस्थल था। अपवाह जो होता है, हमारी जो नदियां हैं भारत की, वो 2 स्थानों से निकलती है। पहला हिमालय से, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से। क्योंकि नदियां जो होती है वो शुष्क मरुस्थल से नहीं निकल सकती है। अगर वहाँ निकलती भी है किसी क्षेत्र से तो वो एक निश्चित समय के बाद बालू के टीले में समा जाती है। तो 2 महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल थे हमारे पास और आज भी मौजूद हैं, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत में नदियों को उद्गमित करते हैं। इन्हीं से भारत की नदियां निकलती हैं। आज हम इस पाठ के अंतर्गत उन्हीं नदियों का अध्ययन करेंगे। यदि हम हिमालय की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार से बड़ा है, उससे ऊंचा है। प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके ऊपर जो चोटियां पाई जाती हैं उनका आकार छोटा है और वो बर्फ़ से ढकी हुई नहीं रहती हैं, जबकि हिमालय की जो चोटियां हैं वो सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इस कारण यहाँ से जितनी भी द्रोणियाँ निकलती हैं वो सारी की सारी सारा साल जल प्रवाहित करती हैं। वर्षा ऋतु में तो उनमें जल की मात्रा बढ़ती है, शुष्क मौसम में और सर्दी के मौसम में भी वहाँ पर जल बहता है। जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनमें ऐसा नहीं है। जो हमारी हिमालय की जो नदियाँ हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, उनमें कुछ मुख्य नदियाँ हैं। गंगा, यमुना,
ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये महत्वपूर्ण जो है नदियां हैं, जो कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। हिमालय से जब ये नदियां निकलती हैं तो भौतिक स्वरूप में भी मैंने आपको ये बताया था, ये द्रोणियों के रूप में, जैसे एक द्रोणी ये बह रही है पर्वत से, एक ये बह रही है, एक ये बह रही है और एक ये बह रही है, और आगे चल के ये सारी द्रोणियाँ अपने आप को किसी मुख्य द्रोणी में क्या कर देती है? मिला देती है। और जब ये सारी इस मुख्य द्रोणी में मिल जाती है तो ये द्रोणी किसका रूप ले लेती है? नदी द्रोणी का। ऐसे नदियों का क्या होता है? निर्माण होता है। शुरुआत में जो नदियाँ होती हैं वो कई जल धाराओं में बट के बहती है, और अंत में वो अपने सारे जल को विभिन्न धाराएं किसी एक मुख्य धारा में क्या कर देती हैं? मिला देती है। और इस मुख्य धारा में जब ये सारा जल प्रवाहित होना शुरू हो जाता है तो ये किसका निर्माण कर देता है? एक बहुत बड़ी नदी द्रोणी का। जब ये मुख्य धारा में नदी द्रोणी का निर्माण जब कर लेती है तो इस नदी द्रोणी में क्या होता है? ये एक हमारी नदी द्रोणी है, और मान लो ये की है कि गंगा नदी द्रोणी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है अन्य नदियां भी इसके अंदर आकर के मिलना शुरू हो जाती है। जैसे ये मान लो कि यहाँ आकर के यमुना मिलती है, यहाँ आकर के सोन मिल जाती है, यहाँ आकर के बेतवा मिल जाती है। तो जब ये नदियाँ मुख्य नदी में जब मिल जाती है, अपने जल को मुख्य नदी के जल में प्रवाहित कर देती है, तो ये सारा का सारा गंगा, यमुना, बेतवा और सोन क्या कहलाता है? गंगा नदी तंत्र। इसको क्या बोला जाता है फिर? नदी तंत्र। और जिस मुख्य धारा में ये अपना जल मिलाती है उसी के नाम पर इसका नामकरण रख दिया जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र में कोई नदियां अगर आकर के अपना जल मिलाती है तो क्या बोला जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी में अगर मिलाती है तो क्या बोला जाएगा? सिंधु नदी तंत्र। क्योंकि सिंधु के अंदर भी 5 नदियां अपना जल मिलाती है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इनको सहायक नदी भी बोला जाता है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज। ये मिलकर के किसका निर्माण करती है? सिंधु नदी तंत्र का। तो इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी में है दिहांग, उसमें मिल जाती है। बाद में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में आकर के मिल जाती है बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद हमारे पास प्रायद्वीपीय नदियां आती हैं। प्रायद्वीपीय जो हमारे पास नदियां हैं उनमें मुख्यतः नदी है गोदावरी, जिसको वृद्धगंगा भी कहते हैं। दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है कृष्णा। 3 नंबर पे हमारी कावेरी। 4 नंबर पे हमारी महानदी। 5 नंबर में हमारी नर्मदा। और 6 नंबर में हमारी ताप्ती। ये जो नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इनको भी इन्हीं के नाम के आधार पर गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, महानदी नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र और ताप्ती नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस पाठ के अंदर हम अपवाह के इन्हीं तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने इस पाठ की शुरुआत करते हैं।
अपवाह जो शब्द है एक क्षेत्र में नदी के तंत्र की व्याख्या करता है। जो मैंने आपको सारांश इस पाठ को शुरू करने से पहले सारा बताया था वो अब आपको इस पाठ को समझने में सहायता करेगा। आप बहुत आसानी से इस पाठ को बहुत ब्रीफली जो है समझ सकते हैं। हम भारत के भौतिक मानचित्र को जब देखते हैं तो पाते हैं कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है और अंत में ये सारी की सारी कहाँ पर मिल जाती है? समुद्र में। किसमें मिल जाती है? समुद्र में, झील में या महासागर में। और एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र के जल को प्रवाहित किया जाता है उसको उस क्षेत्र की क्या बोला जाता है? अपवाह द्रोणी या नदी द्रोणी। मानचित्र का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है कोई भी जो द्रोणी होती है उसके बीच में एक जल विभाजक होता है। क्या होता है? उसके बीच में एक जल विभाजक। आप ये देखिए, ये जल विभाजक है क्योंकि जो पर्वत होता है ये देखिए, अगर इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है तो जब ये पिघलेगी तो ये इस दिशा में भी पिघलेगी और इस दिशा में भी। तो एक नदी द्रोणी का अस्तित्व यहाँ होगा और दूसरी का यहाँ होगा। तो ये बीच का जो क्षेत्र होता है, ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, ये किसका काम करता है? जल विभाजक का। दोनों तरफ देखो आप, इसके द्रोणियाँ ये दिखाई दी गई है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल विभाजक। तो हम कहेंगे भी कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो या ऊंची भूमि हो जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जल विभाजक। इसको हम क्या बोलते हैं? जल विभाजक। तो दोनों द्रोणियां जो है किसी एक जल विभाजक के द्वारा अपने आप को एक दूसरे से क्या करती है? पृथक करती है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भारत में अपवाह तंत्र। कि भारत में जो नदियां बहती हैं वो अपवाह तंत्र कैसा है? तो जो भौगोलिक आकृतियां हैं उसको अपवाह तंत्र प्रभावित करता है। इस आधार पर हम भारतीय नदियों को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग मैंने अभी आपको बताया था, हिमालय की नदियां। और दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाता है? प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो भारत के दो भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से क्या हैं? भिन्न है। क्योंकि दोनों भौगोलिक क्षेत्र की विविधता मैंने आपको बताई थी कि जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, बहुत विशाल है। उसकी चोटियाँ जो हैं वो चारों ओर से बर्फ़ से ढकी रहती है और सारा साल ढकी रहती है। इस कारण वहाँ बहने वाली नदियों में जल क्या होता है? सारा साल। क्योंकि पर्वतों पे जो बर्फ़ गिरती है वो सूर्य की गर्मी के कारण पिघलती रहती है सारा साल, जबकि प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ऐसा नहीं होता। तो हिमालय में जो नदियां बहेंगी वो तो क्या होगी? बारहमासी, सारा साल पानी रहेगा। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होगी वो कब बहेंगी? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु के बाद उसमें धीरे धीरे जल की मात्रा घटती जाएगी और एक छोटी सी धारा के रूप में नदी अपने अस्तित्व में आ जाती है। ये देखिए आप, हिमालय की अधिकतर नदियां क्या हैं? बारहमासी है, उनमें 12 वर्ष पानी रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। मैंने आपको 4 नदियां बताई थी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना। और ये नदियां फिर क्या करती हैं? जहां से ये बहती है इनके मार्ग में जब कोई पर्वतीय क्षेत्र आता है तो वो उसको ऐसे काट देती है। ये देखिए, कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको, जिसके नीचे क्या बह रहा है? जल बह रहा है। ये देखिए, जिसके नीचे क्या बह रहा है? जल बह रहा है। इनको क्या बोला जाता है? गोर्ज बोला जाता है। जब नदियां पर्वत से निकल करके मैदान में प्रवेश जब करती है तो बहुत तेज गति से बहती है और अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को काट कर वो अपने रास्ते का निर्माण करती है। और इस अपरदन से जो है वो किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है। और जब वो गोर्ज का निर्माण करती है और अपने साथ बहाई गई मिट्टी को कहाँ लेके आती है? आगे लेके आती है। तो इसमें बहुत सी सहायक नदियाँ भी क्या हो जाती है? मिल जाती है।
क्या हो जाती है, मिल जाती है। उससे पहले मैं आपको ये दो तीन चीज़ें यहाँ आपको समझाऊंगा, ये ध्यान से देखिएगा आप। और जब से ये पाठ शुरू हुआ है हमारा भूगोल का, चाहे वो पहला आया हो चाहे दूसरा हमने पढ़ा हो, तो डीपली हमने इन चीज़ों को जाना है। और मैंने आपको बार बार ये बताया कि जब नदी तंत्र शुरुआत में चलता है तो वो सिर्फ एक छोटी सी जलधारा के रूप में होता है ऐसे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और कई बार ऊंचे और नीचे ढलान की वजह से उसके अंदर क्या पड़ जाते हैं, बल पड़ जाते हैं ऐसे सांप की तरीके से। क्योंकि मान लीजिए नदी बह रही है और यहाँ रास्ते में कोई ऊंची भूमि आ गई, वो उससे टकराने के बाद अपना रास्ता क्या कर लेगी, बदल लेगी, ऐसे मुड़ जाएगी। फिर वो अगले स्थान के अंदर बहना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। और जब वो अपने मुहाने पर आती है, सागर में जब गिरती है, तो उसका मुहाना क्या हो जाता है, बहुत विस्तृत हो जाता है। और मैंने बताया था जब विस्तृत हो जाता है तो अपने साथ ये जितना कुछ भी माल लेकर के आती वो उसे वहाँ पर बिछा देती है और डेल्टे का निर्माण करती है। और ये त्रिभुज के आकार की एक आकृति वहाँ पर बन जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। इस दौरान ये जो मुड़े हुए भाग जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको विसर्प कहते हैं। क्या करते हैं, विसर्प, सांप के जैसे क्या बोला जाता है, इनको विसर्प बोला जाता है। कई बार क्या होता है, इन नदी द्रोणियों से कोई एक जो है जलधारा वितरिका बाहर निकल जाती है ऐसे, और वो एक गाय के खुर के जैसे निर्माण कर देती है संरचना का ऐसे। ये देखिए, इसको क्या बोला जाता है, गोखुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोखुर बोला जाता है। और कालांतर में क्या होता है कि ये जो नदी की जलधारा जो वितरिका गई है ये क्या हो जाती है, सूख जाती है और ये आकृति बनी रहती है। और इसके अंदर पानी रहता है, वर्षा ऋतु में भी इसमें पानी क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो ये आपको दिखाया दे रहा है, देखिए नदी जिस स्रोत से निकलती है तो बिल्कुल पतली धारा है इसकी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसकी धारा क्या है, बढ़नी शुरू हो जाती है, देखिए आप। और अंत में जब आकर के ये नदी कहाँ पर मिलती है, सागर में मिलती है, तो उसका मुहाना क्या हो जाता है, बहुत चौड़ा, और किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। डेल्टा, इस ये जो आकृति मैंने त्रिभुज की यहाँ बनाई है इसको डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो भारी मात्रा में जब नदी ऊपर से बह के आती है तो बालू मिट्टी सब कुछ अपने साथ लेकर के आती है और वो कहाँ पर उनको निक्षेपित कर देती है, मैदानों में। जहाँ पर बाढ़ आती है, जिन मैदानों के अंदर वो बहती है उन मैदानों में उनका क्या कर देती है, निक्षेपण करती है। और उससे जो आकृति बनती है उसको डेल्टा कहते हैं। और उन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, डेल्टाई मैदान, डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई प्रदेश। सेकंड हमारे पास है यहाँ प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो मौसमी हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि वर्षा ऋतु में ही इसमें केवल जल क्या होता है, संग्रहित होता है। बड़ी बड़ी नदियों का जल क्या हो जाता है, घट जाता है शुष्क मौसम में, क्योंकि ये इसका प्रवाह किस पे निर्भर करता है, वर्षा पर। और छोटी जब धाराएं जब हो जाएंगी, जबकि हिमालय की जो नदियों की तुलना में ये नदियों की लंबाई भी क्या है, कम है। और क्या है, छिछली, छिछली का मतलब बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा कहाँ पर बहती है, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की केवल दो ही नदियाँ हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा ये दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो भारत को, नर्मदा नदी दो समान भागों में बांटती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, जो हमारे पास विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणियां हैं, सतपुड़ा के जो जंगल है उसके पास से, और पश्चिमी घाट की तरफ होती हुई ये किस में मिल जाती है, अरब सागर में, दोनों की दोनों। और जब ये अरब सागर में गिरती है तो बहुत ऊंचाई से गिरती है, तो वहाँ पर किसका निर्माण करती है, ये जवारा नद मुख का। अभी मैंने बताया था ना, एक तो वो नदियाँ थी जो किसका निर्माण कर रही थी, डेल्टा का। डेल्टा का तो कब करेगा, जब उसका मुहाना क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। और जब किसी नदी का मुहाना विस्तृत नहीं होने की बजाय क्या हो जाएगा, संकरा हो जाएगा, और बहुत ऊंचाई से वो कहाँ पर जा कर के गिरेगी, सागर में गिरेगी, तो किसका निर्माण करती है, जवारा नदमुख का। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। डेल्टा किसा कहते हैं, जवारा नदमुख किसे कहा जाता है। क्या आप इस प्रकार की दो नदियों की पहचान कर सकते हैं, तो उन दोनों नदियों का नाम मैंने आपको बता दिया। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतर नदियां कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है सारी। इन दो नदियों को छोड़ दीजिए आप, कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदी को अगर हम छोड़ दें
तो बाकी मोस्टली जो नदियां हैं वो कहाँ पर जा कर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। उसके बाद हमारा पॉइंट्स यहाँ स्टार्ट होता है हिमालय की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी मैंने आपको बताई थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। इन नदियों की लंबाई बहुत ज़्यादा है। इन नदियों की लंबाई क्या है, बहुत ज़्यादा है। और बहुत सी सहायक नदियाँ इसके अंदर क्या होती है, आकर के मिल जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सहायक नदियाँ जब आकर के इन्हें मिलती है तो किसी नदी या उसकी सहायक नदियों को क्या बोला जाता है, नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे किस नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की, जिसके अंदर 5 महत्वपूर्ण नदियाँ आकर के मिलती है। और ये तिब्बत के अंदर एक स्थान है मानसरोवर झील, वहाँ से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी मानसरोवर के निकट तिब्बत से। ये प्रश्न आ जाता है कई बार, सिंधु नदी तंत्र पर नोट लिखे, तो आप ये सारी चीज़ें उसमें वर्णित करेंगे। और जब ये नदी जो है भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, तिब्बत से निकलती है और लद्दाख से भारत में जब ये प्रवेश करती है तो एक बहुत सुंदर किसका निर्माण करती है, गार्ज का। वो पीछे मैंने चित्र आपको दिखाया था, गार्ज कैसे बनते हैं। इस क्षेत्र में आने के बाद इसमें जास्कर, नबूरा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिल जाती है। उसके बाद सिंधु नदी कहाँ पर बहती है, बलूचिस्तान से होती हुई अटक के अंदर पर्वतीय क्षेत्र से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और ये कहाँ पहुँच जाती है, पाकिस्तान में पहुँच जाती है। और वहाँ जाने के बाद इसमें कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है, सतलुज 1 नंबर, व्यास 2 नंबर, रावी 3 नंबर, चिनाब 4 नंबर और झेलम 5। यानी कि 5 नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी इसके अंदर शामिल हो जाती है। इस कारण सिंधु नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाला सबसे बड़ा नदी तंत्र है। करीबन करीबन 2900 किलोमीटर लंबाई है सिंधु नदी की। और ये नदी फिर अंत में क्या करती है, कराची के पूर्व में जा कर के किस में मिल जाती है, अरब सागर में। और वहाँ जाने के बाद इसका मैदान का जो ढाल है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। इसका 1/3 क्षेत्र हमारे भारत में है। कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब। और बाकी का जो शेष सारा भाग है वो कहाँ स्थित है, भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान में चला गया। तो इस नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है और विश्व की लंबी नदियों में इसकी गणना की जाती है। एक यहाँ पर हम कई बार समझौता आ जाता है, सिंधु जल समझौता ये किसके बीच किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु जल समझौता क्या है। तो 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इसके तहत जो हम इसके कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकते हैं, केवल मात्र 20% का। और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है उसके भागों में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो आता है गंगा नदी तंत्र। कौन सा तंत्र आ जाता है हमारे पास, गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।